Good morning, class 7. This is the geography, chapter 16, atmosphere. First clip of this chapter. In this chapter, you have to read only 5 topics: composition of atmosphere, a structure of atmosphere, weathers and climates, moisture or humidity, and last precipitation. And the first lecture in first clip, you you will know about the introduction of this, composition of atmosphere and a structure of atmosphere. It's a very interesting lesson. So let's start. Before starting it, you all note the words meaning of this chapter. This is the words meaning of this chapter: combustion, diluent, inactive, combustion, रिपीट हो गया, रेडिएंट, पार्टिकुलेट, चार्मिंग, रेयरफाई, वाइस वर्सा, इनवेरिएबल, हेलस्ट्रॉम एंड सैचुरेटेड. So note down it and let's start. First of all, what means atmosphere? Listen clearly. The atmosphere is a thick gaseous envelope which surrounds the earth from all sides and is attached to earth's surface by gravitational force. एंड क्या है ये एटमॉस्फेयर? हमारे चारों ओर जो गैस का एनवलप है, और ये जो गैस का एनवलप है ये अर्थ को ढके हुए है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. ये अर्थ के सरफेस में चिपका हुआ है. इस तरह से ये ऊपर का एटमॉस्फेयर है. इसीलिए इस लेयर को ही कहा जाता है एटमॉस्फेयर. अब ये एटमॉस्फेयर बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पृथ्वी का, क्योंकि जितने भी बायोस्फेरिक सिस्टम्स हैं, लाइफ है, वो इस एटमॉस्फेयर के कारण ही है. ये हमें जरूरी गैस प्रोवाइड करता है जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं. ये हमें सन के सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. तो एंड साथ ही साथ पृथ्वी के सरफेस पर टेम्परेचर को मॉडरेट करने का भी काम यही करता है. ये इसका इंपॉर्टेंस था. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एटमॉस्फेयर. तो चलो समझते हैं एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन. एटमॉस्फेयर एज कंस्ट्रक्टेड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय गैस, वाटर वेपर एंड पार्टिकुलेट मैटर. सो लेट्स discuss or consider it one by one. First, gas. एटमॉस्फेयर में 3 गैस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. सबसे पहला नाइट्रोजन की संख्या 78%. सेकेंड ऑक्सीजन, इसकी संख्या 21%. एंड उसके बाद इन दोनों को मिला के ही 99% हो जाता है. और 0.01% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड इन तीनों गैस का बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आप ऑक्सीजन देखते हैं, इसका यूज क्या है? हम लोग सांस लेने में इसका यूज करते हैं. साथ ही साथ इन्वायरमेंट में किसी चीज को जलने में ऑक्सीजन ही हेल्प करता है. बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता है. नाइट्रोजन क्या करता है? इनडायरेक्ट वे में हम लोग के लिए फायदेमंद है, बट प्लांट लाइफ के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है. तीसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये जरूरी है प्लांट्स के लिए. जैसा हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी तरह से प्लांट इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट के फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है. दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जो सन से जो टेम्परेचर आता है उसे ये ट्रैप कर लेता है एंड पृथ्वी के सरफेस को गर्म करता है. इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है. तो ये हम देखें. इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नियॉन, हेलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, आर्गन. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों ही गैस का था. दूसरा जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रिसिपिटेशन यानी बारिश, क्लाउड्स, फॉग, ड्यू, रेनफॉल, फ्रॉस्ट सब वाटर वेपर का ही फॉर्म है. वही उसी से वो सारी चीज़ें बनती है. पार्टिकुलेट मैटर में क्या है? छोटे छोटे मैटर्स जैसे डस्ट पार्टिकल, साल्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वोल्केनिक एसेज, ये सब जो है इन सबको मिला करके एटमॉस्फेयर में ये फैला हुआ है. अब ये करता क्या है? ये भी सन के रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण सनलाइट
और सनसेट के समय का जो लाइट होता है वो अलग अलग बनता है, कभी येलो दिखता है, कभी ऑरेंज दिखता है, कभी रेड दिखता है, इसी पार्टिकुलेट मैटर के वजह से। तो ये हम देख रहे थे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट है आपका सेकेंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर किस तरह का है, आप पहले ही हम हिंट कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर इस तरह के फॉर्म का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पृथ्वी का सरफेस हुआ और इसके ऊपर से एटमॉस्फेयर ऐसे कवर है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर है और ये हिस्सा जो है इस तरह से लेयर वाइज बटा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर को क्या किया गया है, अलग अलग लेयर में बांटा गया है, उसी को हम लोग समझते हैं। और इसे बांटा गया है उसके टेम्परेचर प्रेशर के कारण। एंड इसे मेन रूप से 4 लेयर में बांटा गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। लास्ट में आप देखोगे थर्मोस्फेयर भी 2 पार्ट में, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसीलिए किसी किसी बुक में एटमॉस्फेयर के 6 पार्ट दिखाए जाते हैं, लेकिन मेन रूप से 4 ही है। ये जो चारों आप यहाँ पे नाम दिख रहे हैं वो, तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी का सबसे निचला लेयर को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं, वेदर फेनोमेना है, जैसे बादल, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग, ये सारा का सारा वेदर फेनोमेना इसी स्फीयर में होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जितने भी फॉर्म्स है लाइफ के सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। हम लोग सरफेस पे हैं तो हम लोग इसी लेयर में हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम इसी में है। तो इसका हम देखते हैं कि जो ये ट्रोपोस्फियर है, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है, माइनस नीचे गिरता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। अब इस ट्रोपोस्फेयर का एवरेज हाइट है 12 किलोमीटर, लेकिन इसका ओशियन सरफेस पे इसकी हाइट हो जाती है इक्वेटर पे इसकी हाइट हो जाती है 18 किलोमीटर। एंड पोल पे जब जाते हैं तो मुश्किल से 7 से 10 किलोमीटर इसकी हाइट रह जाती है। ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, यानी बहुत सारी चीजों को मिला हुआ जो क्षेत्र है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। अब देखिए दूसरा हम स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का भी पहले इंपॉर्टेंस जान ले। ये एक ऐसा स्फीयर है जहां पे किसी भी तरह का वेदर फिनोमेना नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जेट और एरोप्लेन इस लेयर में उड़ते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं क्योंकि क्लाउड नहीं होता है। एंड इसकी हाइट, एवरेज हाइट इसका है 50 किलोमीटर। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इस लेयर में एक लाइफ सपोर्टिंग लेयर पाया जाता है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। ये 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ये लेयर है और इसका इंपॉर्टेंस आप जानते हो, ओजोन लेयर ही सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है और हमें सोलर रेडियो एक्टिव से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तीसरा है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है, इसकी हाइट है, एवरेज हाइट है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से डाउन होना शुरू होती है एंड यहाँ पे टेम्परेचर चली जाती है -80 डिग्री में चली जाती है टेम्परेचर, -80 डिग्री सेल्सियस। यानी 80 किलोमीटर के हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर सीधा -80। आप इमेजिन कर सकते हो -80 में वहाँ कोई भी चीज ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा, सब ब्लास्ट फट जाएगा, जम जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी स्पेस से मेटेराइट्स आते हैं वो सारे मेटेराइट्स इसी लेयर में आके क्या होते हैं, जल जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। अब अगला में चलते हैं, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, इसका एवरेज हाइट है, यहाँ पे देख रहे होंगे इसका एवरेज हाइट दिया हुआ होगा, नहीं लिखे हैं, दोनों का अलग अलग है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे टेम्परेचर हो जाती है 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। इसके एक लेयर पहले में, यानी थर्मोस्फेयर से इसके लेयर में टेम्परेचर माइनस में है 80 डिग्री एंड इस लेयर में आते तो प्लस में 1700 चला जाता है। तो लेयर को, इस ओपन शरीर को ले जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ भले सुपरमैन शक्तिमान है तो वो जा सकता, हम लोग नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो थर्मोस्फेयर है ये 2 पार्ट में बटा हुआ, आइनोस्फेयर और दूसरा है एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर का एवरेज हाइट है
80 टू 480 किलोमीटर, 80 से 480 किलोमीटर के हाइट के बीच में है। एंड इस लेयर में क्या होता है कि इसी लेयर से रेडियो के लिए जो ट्रांसमिशन होता है वो इसी लेयर से होता है। तो इस लेयर को फिर 3 लेयर में बांटा गया है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर, और तीनों का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसे डी लेयर में जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है वो लो होता है, ई लेयर में मीडियम होता है, और एफ लेयर में फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हाई होता है। एंड इसका दूसरा पार्ट जो एक्सोस्फीयर है, इसका हाइट है अप टू 640 किलोमीटर से ऊपर गए तो एक्सोस्फीयर, और उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, और वहाँ से मान लीजिए स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा लेयर के बारे में कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, आज जो रडार है, जो रॉकेट जाती है, उसके माध्यम से इसका अंदाजा लगा करके ज्योग्राफर ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए बस यही एक टॉपिक रहने देते हैं। 2 टॉपिक कवर हुआ, एक टॉपिक हो गया कंपोजिशन और दूसरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में वेदर क्लाइमेट लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लिप में। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।